Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. 2IITians के सारे कॉन्सेप्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए और या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऐसा करने से आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम में जुड़ जाएंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक पेड वीडियो है। अगर आप इसे अभी देख भी पा रहे हैं तो आगे जाकर ये वीडियो हिडन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जीएसटी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जीएसटी का ये एक कॉन्सेप्ट वीडियो है और इसी तरह आगे भी कॉन्सेप्ट वीडियो आते रहेंगे। सबसे पहली बात तो हमारी ये आएगी कि भाई जीएसटी का फुल फॉर्म ही क्या होता है ना। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कुछ लोग सर्विस बोलते हैं, वो गलत है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगला सवाल आता है कि भाई गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होते हैं। बहुत सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है। गुड्स वो है जो आप हाथ में पकड़ सकते हैं और सर्विस वो है जो आप हाथ पे नहीं पकड़ सकते। जैसे आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो वो जो पढ़ाना हुआ वो सर्विस है। आप वो पढ़ाई पकड़कर जेब में नहीं डाल सकते लेकिन अपने दिमाग में डाल सकते हैं। तो जिसे आप पकड़ नहीं सकते हैं, जो इंटेंजिबल है, वो सर्विसेज है, और जो टेंजिबल है जिसे आप पकड़ सकते हैं वो गुड्स है। जैसे आपके स्कूल के टीचर ने आपको कोई बुक दे दी और आपसे पैसे ले लिए तो वो बुक क्या हो जाएगी, गुड्स हो जाएगी, लेकिन एजुकेशन क्या हो जाएंगी, सर्विसेज हो जाएंगी, सर्विस में आ जाएगा। तो इस तरह कई सारी गुड्स हैं जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं और कई सारी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं। कुछ के एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूंगा। गुड्स का सबसे जरूरी एग्जाम्पल है सीरियल्स यानी कि अनाज, फिर आगे आ जाएगा सैनिटरी नैपकिन्स जो हमारे देश की यंग वुमेन को जरूरत होती है, और हाउस होल्ड नेसेसिटीज जैसे एडिबल ऑयल, शुगर, स्पाइसेस, टी और कोल यानी कोयला। देखिए यहाँ पर सीरियल्स का मतलब है जो आप अनाज खा रहे हैं जैसे गेहूं या चावल, और भी है जैसे मिठाई एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स। मिठाई को बंगाली में मिष्ठी भी कहते हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गई दवाइयां वगैरह जिनसे मतलब बिल्कुल जीवन बच जाए वो वाली। और चीजें हैं कंप्यूटर्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स। ये नेसेसिटी तो नहीं है, हाउस होल्ड नेसेसिटी से ऊपर की चीजें हैं। प्रोसेस्ड फूड में चिप्स, बिस्कुट ये सब आ जाता है। हेयर ऑयल, टूथपेस्ट एंड सोप। इसके ऊपर लग्जरी आइटम्स आ जाते हैं जैसे कार्स, एसी, रेफ्रिजरेटर, सिगरेट। यहाँ पर बहुत महंगी वाली मोटरसाइकिल भी इंक्लूडेड हैं, और उसके अलावा एरेटेड ड्रिंक्स, वही सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, ये सारी चीजें। अब बात आती है कि किसमें कितना परसेंट लगना है। तो देखो इधर पे 0%, ठीक है। सीरियल्स और सैनिटरी नैपकिन्स पे 0% है। और भी चीजें होंगी जिसपे 0% है, वो ज्यादातर जो आपका एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड रहेंगी। फिर यहाँ पे है 5%, ये वाला आ जाता है 12%, ये वाला आ जाता है 18%, और ये है सबसे ज्यादा लग्जरी आइटम्स वाला 28%। अब इसमें एक चीज रह गई है, क्या देखते हैं, वो है कट एंड सेमी पॉलिश्ड स्टोन्स। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम है। यहाँ पे एक तरीके से प्रेशियस स्टोन्स की बात हो रही है। ये है केवल 0.25%। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने इसे 0.25% इतना कम इसलिए किया है क्योंकि गुजरात में प्रेशियस स्टोन्स का बहुत ज्यादा काम होता है, तो अपने स्टेट में बढ़ावा देने के लिए किया गया होगा या जो भी रीजन है। और टाइम टू टाइम ये जो रेट्स हैं चेंज होते रहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा स्मार्टफोन्स का। स्मार्टफोन बोले और एक दूसरा होता है फीचर्ड फोन जो स्मार्ट नहीं होता है। तो स्मार्टफोन जो थे वो पहले
12% पे थे, अब लेकिन वो 18% में आ गए। ये चेंज कब हुआ था? 1 अप्रैल 2020। तो 2020 में कोरोना तो आया ही, और 1 अप्रैल को हम लोगों ने पब्लिक को स्मार्टफोन पर अप्रैल फूल भी बनाया। हम लोगों ने नहीं, सरकार ने। तो टाइम टू टाइम ऐसा होगा कि अलग अलग गुड्स अपनी अपनी टैक्स स्लैब से इधर उधर माइग्रेट करते रहेंगे। कभी पब्लिक को खुश करने के लिए जो आपके जीएसटी रेट्स हैं उन्हें कम कर दिए जाएंगे, या कभी ज्यादा पैसे वसूलने के लिए जीएसटी स्लैब रेट्स में ज्यादा वाले स्लैब रेट में उस गुड्स को ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये चेंज होता रहेगा। अभी मैं ये जो वीडियो है ये बना रहा हूं 16 अगस्त 2020 को, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के अगले दिन बना रहा हूं। तो उस समय जो सिचुएशन है वो यहां पर गुड्स के केस में आपके सामने है। तो इतना देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा यार ये वीडियो तो मुझे अपने मम्मी पापा को भी दिखाना चाहिए। तो प्लीज ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देखिए, आपको काफी सारी चीजें हैं समझ में आएंगी, और आप आपस में आप जीएसटी वाले टॉपिक पे डिस्कस भी कर सकते हैं। बहुत लोग क्या है जीएसटी से थोड़ा डरते हैं, क्योंकि ये नया टॉपिक है, उनके स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है, उनके टाइम पे जीएसटी नहीं था। इनफैक्ट पिछले साल ही मैंने भी जीएसटी पे जब सॉल्यूशंस बनाए तो मैंने भी काफी पढ़ाई की। तो अब जीएसटी नया नहीं है, अब काफी पुराना हो चुका है। कुछ पुराना तो हो ही गया है। थोड़ा आप सर्विसेज पे भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज जीएसटी के अंदर है। ये सारी हैं सर्विसेज। आप देखिए बेसिक सर्विसेज पे है 0%। बेसिक सर्विसेज कैसे? प्रधानमंत्री जन धन योजना में अगर आप अपना बैंक अकाउंट बनवा रहे हैं किसी भी बैंक में जाकर, जैसे एसबीआई या पंजाब नेशनल बैंक में, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है, 0% ही है। और उसके बाद ये रेंटल कैब सर्विसेज, ओके सर्विसेज, यहां पर आपको वही पहली वाली स्लैब मिलेगी 5% वाली। फिर उसके बाद दूसरी आ जाएगी यहां पर 12%, और यहां पर आ जाएगी 18%। फिर से ये लग्जरी आइटम है, यानी कि आपका एंजॉयमेंट के लिए है, अम्यूजमेंट के लिए आईपीएल भी है यहां पर, तो ये आ जाएगा 28%। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये बड़ी अजीब बात है, एयर ट्रेवल 5% है और रेलवे 12% है, ये तो उल्टा हो रहा है। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर दो टैक्स स्लैब्स हैं, डिपेंडिंग कि आप कितने रेट में डील कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं मूवी टिकट का। तो मूवी टिकट देखा जाता है कि 100 रुपए का है कि नहीं है। अगर 100 रुपए से कम है तो मूवी टिकट आएगा 12% जीएसटी में, अगर 100 रुपए से ज्यादा का टिकट है तो वो आएगा 18% में, है ना। तो यहां पे बाउंड्री क्या है? ₹100। तो 99 पे ये चलेगा और 101 में ये चलेगा। उसी तरह अगर हम लोग आ जाए होटल्स में, तो होटल में क्या होगा? आई थिंक मैंने मूवी की स्पेलिंग गलत लिखी थी, ये है मूवी टिकट, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आ जा रहे हैं किसमें? होटल्स में। तो चलिए होटल्स में अगर देखते हैं तो वहां पे देखा जाता है कि 1000 रुपए पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 1000 रुपए बाउंड्री बना दी उन्होंने। अगर 1000 रुपए से अंदर है तो 0% है, होटल्स एंड अकोमोडेशन करके सरकार बोलती है इसे। और अगर 1000 रुपए से ज्यादा है तो फिर जीएसटी हम लोग सीधे एक स्लैब जंप करके 12% पे आ जाएंगे। तो ये इसीलिए है ताकि होटल्स अपना रेट कम रखें और वो 0% की तरफ अट्रैक्टेड रहें। और उसके बाद फिर अगर आप देखिए एयर ट्रेवल पे यहां पे डाउट आ रहा था, तो एयर ट्रेवल में 2 तरीके होते हैं, या तो आप इकोनॉमी में चलिए या इकोनॉमी से ऊपर चलिए। तो इकोनॉमी में अगर आप चलेंगे तो आप 5% में होंगे। जैसे आप हज यात्रा पे जा रहे हैं तो आप फिर इकोनॉमी वाले में 5% वाले में आएंगे। लेकिन अगर आप बिजनेस क्लास में चल रहे हैं तो आपको 12% पे आना पड़ेगा। तो ये 12% फिर रेलवेज के बराबर ही हो गया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल आपकी क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं थी, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम, एल्कोहल एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट टैक्स्ड अंडर जीएसटी। ये ऐसी चीजें हैं
जो जीएसटी में नहीं आती हैं, पुराने टैक्सेशन सिस्टम पे आती हैं, इसीलिए दे आर टैक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज डन प्रीवियसली। तो यहाँ पे 0% जीएसटी नहीं है, पुराने वाले वैट वाले तरीके से ही यहाँ पे डीलिंग होगी। और आप देख ही सकते हैं कि कोविड-19 में जब हम लोगों ने लॉकडाउन देखा था तो पेट्रोलियम कभी नहीं बंद किया गया था और काफी जल्दी अल्कोहल खोल दिया गया था और इलेक्ट्रिसिटी कभी भी बंद नहीं हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे भी बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि आप कोविड-19 और जीएसटी को कैसे रिलेट कर सकते हैं। जब भारत सरकार जीएसटी को लेकर आई थी तो उनका कहना था वी आर ब्रिंगिंग इट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग 13 इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो वो कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो 13 लग रहे थे पहले, उनकी जगह अब एक ही चीज लगेगी, वो होगा जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक तो वैट है जो आपकी पुरानी एमएल अग्रवाल्स में दिख भी जाएगा, और एक ऑक्ट्रॉय भी होता है, ऐसे बहुत तरह के होते होंगे, तो 13 उनकी गिनती है। और जीएसटी मैंने बता ही दिया, एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है कंजम्पशन टैक्स। ठीक है, क्या कहते हैं? कंजम्पशन टैक्स। ठीक है, तो ये दूसरा नाम है, एक ही चीज है, इनडायरेक्ट टैक्स ही है वो। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो जीएसटी है दैट इज लेवीड एट एवरी स्टेप ऑफ वैल्यू क्रिएशन। एवरी स्टेप ऑफ वैल्यू क्रिएशन। वैट भी यही क्लेम करता था कि नई वैल्यू एडेड टैक्स बोलते थे। तो वैल्यू आप डालेंगे, मतलब आप लकड़ी है, लकड़ी को छील के लॉग्स बना देंगे तो आपने वैल्यू डाल दी, फिर लॉग्स को सही ऑर्डर में अरेंज करके कील ठोक कर आप टेबल बना देंगे तो नई चीज आपने बना दी, फिर और वैल्यू आपने ऐड कर ली। तो इसी को वैल्यू क्रिएशन बोला जाता है, एवरी स्टेप ऑफ वैल्यू क्रिएशन। अब उसके बाद एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, वो थोड़ा सा जनरल नॉलेज के हिसाब से है लेकिन अच्छा लगता है बताने में। ये जीएसटी केम इनटू इफेक्ट, कब आया जीएसटी, ये पूछा जा सकता है आपसे बातचीत में, जनरल नॉलेज में कोई पूछ सकता है। ऑन 1 जुलाई 2017। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दिस वॉज द 101th या 101वां अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान का 101वां संशोधन था ये। ठीक है, तो ये तो सारी ऐसी बातें होंगी जो जीएसटी की तारीफ में कही जा रही हैं। बहुत जनरल नॉलेज की बात हो गई, अब थोड़ी सी हम लोग मैथमेटिक्स वाली बातें कर लेते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने पढ़ी होंगी क्लास 6 से लेके 8th तक, और उन सारे टर्म्स को हम लोग यहां पर दोबारा इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर जीएसटी को हम लोग रख पाएंगे। वो सारे टर्म्स देखते हैं क्या क्या हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस, है ना, सीपी, एसपी, एमपी, आप जानते होंगे। और आगे डिस्काउंट, प्रॉफिट और इंक्रीज। इंक्रीज में थोड़ा डाउट लग रहा होगा आपको। तो हुआ क्या, मान लीजिए कि एक दुकानदार है, वो 1000 रुपए लगाता है किसी कपड़े में, कपड़े का व्यापारी है, 1000 रुपए में सामान लेकर आया अच्छे बड़े शहर से, कोलकाता वगैरह से, जहां पर सस्ता सामान मिलता है और अच्छे क्वालिटी का, एक्सपोर्ट क्वालिटी सामान है, कपड़ा है और बढ़िया क्वालिटी है। तो वो क्या करेगा, लेकर आएगा, रात को अपनी दुकान में रखेगा, शटर बंद करेगा और शटर बंद करके उसमें टैग लगाएगा। तो 1000 का खरीद के लाया है, 1500 रुपए का टैग लगाएगा। फिर 1500 रुपए में अपने किसी जानने वाले पड़ोसी को, क्योंकि कपड़े के दुकानदार हैं तो पड़ोसी ही आएंगे उसके पास, उसको बोलता है कि अरे साहब आपको हम 1200 रुपए में लगा देंगे, आपको हम डिस्काउंट दे देंगे, तगड़ा डिस्काउंट दे देंगे। तो तब भी देखिए 1000 में लेके आया, 1500 का टैग लगाया, डिस्काउंट दिया
1200 रुपए में बेच दिया, तो एक तरीके से उसको 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये हिडन प्रॉफिट है, ये वो नहीं बताएगा कि हम 1,000 रुपए में लाए, है ना। तो बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही 200 रुपए तो उसकी रोजी रोटी है ना। तो अब यहां पर ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका मार्क्ड प्राइस, कुछ लोग इसे लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, और ये हो गया सेलिंग प्राइस। इस तरह की चीज आप जरूर कर चुके होंगे, हो सकता है इस डायग्राम में इस तरीके से ना किया हो। और यहां पे जो है ये हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 200 रुपए का। डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ, 300 रुपए का, है ना। और इसे बोलते हैं इंक्रीज। अब आपको समझ में आया होगा, इंक्रीज कितने का हुआ, 500 रुपए का, ठीक है। अब जैसे डिस्काउंट, इंक्रीज और प्रॉफिट हम लोगों ने देखा रुपए में, वैसे ही ये परसेंटेज में भी होता है। देखते हैं परसेंटेज में क्या होगा। अब प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, है ना। तो प्रॉफिट यहां पर कितना हो रहा था, 200 रुपए का, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1,000 रुपए, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, तो अब ये और ये कैंसिल हो गया, प्रॉफिट हो गया 20%। आपको समझ में भी आ रहा होगा, हाँ 1000 पे 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 20% हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखो 1500 है, 1000 से लेके 1500 गए तो 500 रुपए इंक्रीज हुआ, तो 1000 पर इंक्रीज परसेंट भी कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाएगा। 1000 पर 500 रुपए की इंक्रीज मिल रही है। अगर मान लीजिए कि जानने वाला रिश्तेदार टाइप का आदमी नहीं होता, तो ये चालाक दुकानदार क्या करता, उसको 1500 में ही बेच देता और बढ़िया प्रॉफिट कमाता, ठीक है। तो इंक्रीज डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यहां पे भी वही कहानी रही, इंक्रीज डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इंक्रीज कितना है, 500 का, कॉस्ट प्राइस कितना है, 1000। अब आप गेस कर सकते हैं क्या आने वाला है, ये आने वाला है 50%। अरे बाप रे, 50% प्रॉफिट कमा लेता अगर हमारे जैसा अपरिचित आदमी वहां पे पहुंच जाता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, जो परिचित दुकानदार होता है उसके यहां कपड़े लेने जाते हैं। बच्चे जिद करते हैं इसके यहां नहीं उसके यहां जाओ, पापा कहते हैं नहीं नहीं उसी के यहां चलेंगे जिसके यहां से हमारे पापा लाते थे। तो वो इसीलिए है क्योंकि परिचय की वजह से हमेशा दुकानदार थोड़ा सा डिस्काउंट जरूर दे देता है। और शॉपिंग मॉल वाले भी यही करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट लेवल दिखाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पुराने मॉल में ये वाला डिस्काउंट लगा देते हैं। हमेशा शॉपिंग मॉल एक छोटे दुकानदार से ज्यादा पैसे कमाता है, इसीलिए बच्चे शॉपिंग मॉल जाना चाहते हैं और पेरेंट्स पुरानी दुकान में जाना चाहते हैं। तो मोदी जी की बात मानिए, वोकल फॉर लोकल करिए और आप शॉपिंग मॉल के चक्कर में ना पड़े। खैर, तो 1500 से 1200 में आ गए। अब यहां पे क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, तो यहां पे भी वही होगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस करेंगे क्या, नहीं, ये मार्क्ड प्राइस में निकाला जाता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस में निकाला जाता है, क्योंकि आपका जो दुकानदार है वो कंज्यूमर से या कस्टमर से हमेशा जो कॉस्ट प्राइस है उसको छुपा के रखेगा, वो बिल्कुल नहीं बताएगा, वो हमेशा मार्क्ड प्राइस दिखाएगा, बोलेगा देखो 1500 का है, हम तो तुम्हें बहुत सस्ते में दिए दे रहे हैं, है ना। तो डिस्काउंट आपका कितने का हो गया, यहाँ पे देखिए 300 रुपीज का डिफरेंस है। हमेशा डिफरेंस ही देखा जाता है, यहाँ पे भी हम लोग ने 500 डिफरेंस लिखा, यहाँ पे भी हम लोग ने 200 डिफरेंस लिखा, और यहाँ पे मार्क प्राइस फिर से आपका आ गया क्या, 1500, और ये हो गया 100, तो ये कट गया, और 15 2 30, तो ये हो गया 20%। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऐसा केस है जहां पर 20% ही डिस्काउंट हो गया और 20% ही प्रॉफिट हो गया। ये हमेशा बराबर होना कोई जरूरी नहीं है। इंक्रीज परसेंट 50% हो गया, और इंक्रीज परसेंट केवल दुकानदार को ही अपने बंद शटर के पीछे मालूम होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो डिफरेंस है, इधर जो डिफरेंस है वो है 200 रुपीज का, और इधर जो डिफरेंस है वो है 300 रुपीज का, और इधर जो डिफरेंस है वो 500 रुपीज का है। तो
200 प्लस 300 इज इक्वल टू 500। यहां तो रुपए में तो कंफर्म हो रहा है, लेकिन परसेंटेज में देखिए ये 20% है, ये 20% है और ये 50% है, 40% नहीं है। तो परसेंटेज में ये सीधा एडिटिव नहीं होता है, लेकिन रुपए में सीधा एडिटिव होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस में निकाला जा रहा है और ये दोनों कॉस्ट प्राइस में निकाले जा रहे हैं, और रुपए तो सीधे सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। रुपए पे बेस्ड ये तीनों चीजें कैलकुलेट हो रही हैं। तो ये आपको पहले से मालूम भी था, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करा दिया मैंने। जीएसटी में अच्छी बात यह है कि हम लोग डिस्काउंट की कोई चर्चा नहीं करेंगे, इंक्रीज की भी कोई चर्चा नहीं करेंगे, बट प्रॉफिट की चर्चा यहां पर होगी। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस भी आपको देखने को मिलेंगे। अब टाइप्स ऑफ सेल्स में क्या क्या आएगा? एक तो होगा इंट्रा स्टेट, आपकी बुक में भी है ये सारे टर्म्स। दूसरा है इंटर स्टेट, नाम से ही समझ में आ रहा है, यहां पे स्टेट का मतलब वही है राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। तो अब मान लीजिए कि कोई चीज उत्तर प्रदेश से खरीदी गई और उत्तर प्रदेश में ही बेच दी गई, यानी कि कानपुर में खरीदी गई और लखनऊ में बेच दी गई, तो ये इंट्रा स्टेट है। लेकिन अगर कोई चीज उत्तर प्रदेश में खरीदी गई और वेस्ट बंगाल में बेची गई, पश्चिम बंगाल में बेची गई, तो ये इंटर स्टेट हो गया। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन बात है। ये भी ट्रांजैक्शंस खूब होते हैं और ये भी ट्रांजैक्शन खूब होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों का केस होगा। जैसे कि कोई दुकानदार है, वो बहुत बड़े शहर यानी कि आपके कोलकाता से या दिल्ली से लेकर आता है खूब सारा सामान, होलसेलर टाइप का, और फिर उसके बाद उसे अपने ही शहर में धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करता है और हर एक कमोडिटी पे प्रॉफिट कमाता है, हर एक पीस ऑफ आइटम पे वो प्रॉफिट कमाता है। तो तब क्या हो गया कि जब वो बहुत ज्यादा माल लेकर आया था, तो वो इंटर स्टेट वाला केस हो गया, और फिर वो क्या कर रहा है, अपने ही शहर में अपने पर्सनल कस्टमर्स को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को सामान बेच रहा है, तो वो फिर हो गया इंट्रा स्टेट। तो दोनों ही चीजें एक ही आदमी भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देख सकते थे कि क्या हो रहा था, इंट्रा स्टेट में हम लोग अब सीजीएसटी और एसजीएसटी को भी देखेंगे। अब मान लीजिए ऐसा सामान है जिस पर जीएसटी सरकार ने डिसाइड किया है 18%। इस वाले केस में भी हम लोग 18% ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, यानी कि अंदर ही अंदर सामान बेचा जा रहा है, उस केस में सीजीएसटी हो जाएगा 9% और एसजीएसटी भी हो जाएगा 9%। लेकिन अगर सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जा रहा है, तो तब सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग नहीं आएंगे, एक ही बार में आ जाएगा आईजीएसटी 18%। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर हम सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी ये तो हम जानते ही नहीं है, तो पहले ये तो समझाइए। तो ये हम लोग समझ लेते हैं। तो वो समझ में आएगा टाइप्स ऑफ जीएसटी में। अब टाइप्स ऑफ जीएसटी आपके सामने ही लिखे हुए हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। हर बार जीएसटी का तो वही फुल फॉर्म है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लेकिन सी से हो गया सेंट्रल जीएसटी और एस से हो गया स्टेट जीएसटी। अब यार भारत में 9 यूटीज भी है ना? अरे अभी अभी उसको जम्मू एंड कश्मीर को तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया ना, तो उसको यूटी जीएसटी भी होता है ना। तो स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी, और ये है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है,
तो अब हम लोग देख रहे थे कि यार इंट्रा स्टेट में जरूरत पड़ती है सीजीएसटी और एसजीएसटी की, यानी कि इंट्रा स्टेट पे, इंट्रा यूटी में, स्टेट टू यूटी में भी हमें यूटी जीएसटी की जरूरत पड़ेगी। ये कोई अलग टर्म नहीं है, एसजीएसटी और यूटी जीएसटी एक ही परसेंटेज में चलते हैं। ध्यान देने बात यह है कि मैं ऐसा बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूं कि सीजीएसटी हमेशा 9% होता है, जीएसटी हमेशा 18% होता है, या आईजीएसटी हमेशा 18% होते हैं। अगर जीएसटी 18% है तो इन दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा 9% में। अगर हम लोग यहाँ पे 18 की जगह 28% में चले जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये 14% होगा। अगर ये 5% पे है तो ये 2.5% में होगा। ये चेंज होता रहेगा जीएसटी के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर अपने ही स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा मिलेगा और स्टेट गवर्नमेंट को आधा मिलेगा। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाए। कोई इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट नहीं है, जो इसका अलग से नाम दे दिया गया है, लेकिन ये भी पैसा जा रहा है केंद्र सरकार को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये पैसा अगर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल में कोई सामान जा रहा है तो ये केस आएगा किसमें? इंटीग्रेटेड में आएगा, ठीक है। और इंटर स्टेट बोला जाएगा, ये ट्रांजैक्शन क्या बोला जाएगा? इंटर स्टेट बोला जाएगा। तो ना योगी सरकार को कुछ मिलेगा और ना ही ममता बनर्जी सरकार को कुछ मिलेगा। सारा पैसा इंटीग्रेटेड जीएसटी में मोदी जी उठा ले जाएंगे। अब मान लीजिए कि जो ट्रांजैक्शन है वो यूपी टू यूपी ही हो रहा है, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश ही सारा पैसा ट्रांजैक्ट हो रहा है, जो सामान है वो उसी स्टेट में बेचा जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि जो पैसा है वो आधा आधा बांटा जाएगा। आधा योगी सरकार लेगी यूपी की और आधा नरेंद्र मोदी सरकार लेगी केंद्र की। तो जो केंद्र सरकार है उसका इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों में ही बल्ले बल्ले है, दोनों जगह केंद्र सरकार को पैसा आएगा। यहां पर राज्य सरकार को यानी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा और यहां पर दोनों लोग को बराबर बराबर मिलेगा। तो ये आप समझ लीजिए कि इंट्रा स्टेट में इन दोनों की जरूरत पड़ती है और इंटर स्टेट में इसकी जरूरत पड़ती है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जीएसटी जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ये आधे आधे होते जाएंगे और यहां पे जीएसटी जैसे जैसे चेंज होगा ये बस सीधे उसको कॉपी कर लेगा। अगर ये 3% की जगह मान लीजिए 12% होता तो ये भी सीधे इसको कॉपी करके 12% ही कर लेता। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ये 5 टर्म्स समझ लिए हैं। अभी कुछ चीजें और हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन आपके आसपास होते हैं, पूरे देश में होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं बीच में कोई मिडिल मैन होता है। उस मिडिल मैन को हम लोग यहाँ पे डीलर कहेंगे, कभी कभी हम लोग उसे रिटेलर भी कहेंगे। और आप देखेंगे, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डीलर और रिटेलर एग्जैक्टली सेम है, लेकिन लगभग एक ही जैसा काम करते हैं। और उसी तरह यहां पर आपको होलसेलर मिलेगा। होलसेलर यानी कि जो सामान बहुत ज्यादा खरीदता है, और डीलर या रिटेलर क्या होता है? थोड़ा थोड़ा सामान खरीदता है और क्या करता है? कंज्यूमर या कस्टमर को बेचता है। कंज्यूमर और कस्टमर एग्जैक्टली सेम है ना? इसमें तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब एक और नाम आपको देखने को मिलेगा होलसेलर की तरह, एक और बड़ा प्लेयर है, वो है मैन्युफैक्चरर। तो कभी कभी आपको
ऐसा भी दिख सकता है, जैसे अभी ये इस तरह के बहुत सवाल आपको दिखाई देंगे कि होलसेलर से डीलर ने खरीदा और फिर कंज्यूमर को बेच दिया, होलसेलर से रिटेलर ने खरीदा और फिर कंज्यूमर को बेच दिया। आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि होलसेल मतलब 4 लेवल हो जाएंगे कि होलसेलर ने खरीदा था मैन्युफैक्चरर से। अब मैन्युफैक्चरर का एक और सिनोनिम आपको दिखाई देगा प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर दोनों एक ही चीज है, तो ये भी एक और लेवल हो गया, ठीक। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता रहेगा कि कम से कम 3 लोग तो हमेशा होंगे। तो सारा जो जीएसटी का कैलकुलेशन है बच्चों, वो डीलर या रिटेलर पर केंद्रित होता है, इनके अनुसार आगे बढ़ता है कि भाई डीलर क्या करता है, इससे टैक्स कलेक्ट कर लेता है और इसको सबमिट कर देता है, ठीक है। तो इसी तरह आपको आउटपुट और इनपुट टैक्स देखने को मिलेगा, आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी देखने को मिलेगा। तो डीलर 2 काम करेगा, एक तो वो कंज्यूमर से कुछ जीएसटी ले लेगा, जीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर फ्रॉम द कंज्यूमर, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आउटपुट जीएसटी, ठीक है। फिर तो इससे कुछ जीएसटी उसने रख लिया, तो देखो जीएसटी कलेक्शन का जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, ठीक है। और उसके बाद डीलर आउटपुट जीएसटी अपने पास नहीं रखेगा, वो इनपुट जीएसटी क्या करेगा, होलसेलर को दे देगा। जीएसटी गिवन बाय द डीलर टू द होलसेलर। असली में उल्टा हुआ होगा यार, क्या हुआ होगा कि जब ये ट्रांजैक्शन हो रहा था, यानी कि कॉस्ट प्राइस वाला ट्रांजैक्शन हो रहा था, तब डीलर ने जो सामान का कॉस्ट प्राइस है वो तो दिया ही होगा और एक जीएसटी भी होलसेलर को बिल के साथ दिया होगा, वो जीएसटी है इनपुट जीएसटी। और जब इसने अपना सामान कंज्यूमर को बेचा तो सेलिंग प्राइस के साथ उसने एक बिल थमाया होगा और वो जो बिल होगा उसमें आउटपुट जीएसटी भी मेंशन्ड होगा। रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादातर अधिक होता है, तभी तो प्रॉफिट आएगा। इसीलिए इस सेलिंग प्राइस पे जो जीएसटी भाई कॉस्ट प्राइस से बड़ा है सेलिंग प्राइस, तो इस सेलिंग प्राइस पर आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट किया गया, तो आउटपुट जीएसटी और बड़ा हो जाएगा, है ना। और इनपुट जीएसटी थोड़ा सा छोटा होगा, कॉस्ट प्राइस छोटा है तो इनपुट जीएसटी छोटा होगा, सेलिंग प्राइस बड़ा है तो आउटपुट जीएसटी बड़ा होगा। तो इसी के बीच में डीलर कुछ प्रॉफिट मार जाता है, इसीलिए ये तो मिडिल मैन है और प्रॉफिट करना है उसे, प्रॉफिट लेना है क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जीएसटी भी सबमिट कर रहा है। तो अब क्या होगा कि डीलर के पास ज्यादा आउटपुट जीएसटी आएगा और कम इनपुट जीएसटी उसको होलसेलर को देना होगा। तो इसका डिफरेंस जो है, जीएसटी डिफरेंस जो है, वो डीलर अपने पास नहीं रख सकता है, वो जीएसटी डिफरेंस वो गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। तो जीएसटी पेड बाय डीलर क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत पूछा भी जाता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसने आउटपुट जीएसटी, मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 140 रुपए कलेक्ट किया, यहां पे इनपुट जीएसटी इसने 100 रुपए वापस दे दिया मैन्युफैक्चरर को। तो अब कंज्यूमर क्या कर रहा है, जो भी सेलिंग प्राइस है वो तो देगा ही, 140 रुपए और देगा टैक्स के रूप में। फिर डीलर क्या करेगा, ये पैसा अपने पास रखे हुए हैं और वो पहले से ही
कॉस्ट प्राइस तो दे ही चुका है होलसेलर को और उसके ऊपर 100 रुपए भी वो दे चुका है। तो इस तरह से ये जो 40 रुपए का डिफरेंस आया, ये ₹40 जो है वो जीएसटी टू गवर्नमेंट हो जाएगा। जीएसटी टू गवर्नमेंट वो दो तरीके से बटेगा, एसजीएसटी सीजीएसटी, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन ये जो 40 रुपए है ये डीलर अपने पास नहीं रख सकता, यहां पे वो कोई चोरी नहीं कर सकता। उसके बाद मैन्युफैक्चरर को 100 रुपए मिले एज जीएसटी, मतलब कॉस्ट प्राइस तो उसको मिला ही, उसमें उसका भी प्रॉफिट इंक्लूडेड है ना। लेकिन यहां पर और पीछे रॉ मटेरियल उधर हम लोग नहीं जा रहे हैं। आप ये मान के चलिए होलसेलर बिल्कुल रियल वर्ल्ड में किसी तरह अपना सारा सामान मतलब फिनिश्ड गुड बेचे दे रहा है, तो उस जगह खड़े होकर हम ये सिनेरियो देख रहे हैं। अंदर वो कैसे प्रॉफिट कमा रहा है, क्या हो रहा है, वहां पे भी यही चीज चल रही होगी। तो ऐसे बहुत सारी चेन बन जाएगी, लेकिन आपकी बुक में 3 या 4 वाले केस, जैसे यहाँ पे 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, या तो 3 बॉक्स या 4 बॉक्स वाला केस आएगा। तो अब यहां पे बात आ रही थी कि इसके पास इनपुट जीएसटी 100 रुपीज होगा, तो ये भी जो होगा जीएसटी टू गवर्नमेंट हो जाएगा ₹100। ठीक है, तो ये जो ₹40 है ये डीलर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, और ये जो जीएसटी 100 रुपीज है ये मैन्युफैक्चरर या होलसेलर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। तो गवर्नमेंट को ओवरऑल, जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल हम सिर्फ गवर्नमेंट बोले, तो गवर्नमेंट को यहां पर सरकार को 140 रुपए मिले, और ये सारे 140 रुपए उठाए कहां से गए, कंज्यूमर की जेब से। लेकिन कंज्यूमर तो कह रहा है कि हम पैसा रिटेलर को दे रहे हैं, रिटेलर तो कह रहा है कि हमें 2 तरीके से पैसा आ रहा है, एक तो 140 आ रहा है, 100 जा रहा है, तो हम भाई 40 रुपए अपनी जेब में नहीं रख रहे, हम ईमानदारी से सरकार को दिए दे रहे हैं। और होलसेलर कह रहा है मेरे पास 100 रुपए आ रहा है और हम 100 में से कुछ भी नहीं रख रहे हैं, हम पूरा सरकार को दिए दे रहे हैं। लेकिन हां, कॉस्ट प्राइस पे मेरा अधिकार है, सेलिंग प्राइस पे मेरा अधिकार है, और कंज्यूमर कह रहा है हम तो बहुत अमीर आदमी है, तो हम तो सिर्फ पैसे सबको खिलाएंगे। तो कंज्यूमर किसका पैसा दे रहा है आप देखिए, डीलर का प्रॉफिट दे रहा है, कहीं ना कहीं होलसेलर का प्रॉफिट दे रहा है, वो कॉस्ट प्राइस भी दे रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस स्टेज में दे रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों को इस स्टेज में भी दे रहा है। तो कंज्यूमर से हर जगह से पैसा उठाया जा रहा है, डीलर मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है, और वो प्रॉफिट उठा रहा है, लेकिन अपनी जेब से बिल्कुल भी कोई जीएसटी सबमिट नहीं कर रहा है, अपनी जेब से जीएसटी नहीं सबमिट कर रहा है। हाँ, वो जो प्रॉफिट कमा रहा है उस पर ही ये 40 रुपए लग रहे हैं। यहां पर ये जो बड़ा कॉस्ट प्राइस लगा रहे हैं उस पर ये 100 रुपए लग रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कंज्यूमर को मैक्सिमम लॉस होता है यहां पे, और डीलर को लगभग बहुत कम लॉस होता है। लॉस क्या मतलब, बहुत कम टैक्स देना पड़ता है, और होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है। इनको सबसे ज्यादा टैक्स देना, मतलब इनका टैक्स का हिस्सा 140 हो गया, इनका टैक्स का हिस्सा सिर्फ 40 और इनका 100। तो 100 और 140 उठाया इन्हीं की जेब से जा रहा है, इसको भी तो अपनी जेब से कहां देना पड़ रहा है, वो तो आ तो यहीं से रहा है ना। तो ये बात समझ लीजिए कि अपने एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं कि होलसेलर पेज ₹100 एज जीएसटी एंड रिटेलर या डीलर पेज ₹140 माइनस 100 यानी कि ₹40 एज जीएसटी। कस्टमर्स पॉकेट बर्न है ना, ये कस्टमर कोई गवर्नमेंट को जाके तो जीएसटी नहीं दे रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, क्योंकि कस्टमर सीधे गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहा, इन लोगों को पैसा दे रहा है कि भाई जाओ जाकर हमारा जीएसटी जमा कर देना। तो कस्टमर्स पॉकेट बर्न,
मतलब हमारी जेबें जल जाती हैं, उनमें छेद हो जाते हैं, उनसे पैसे निकल जाते हैं, बर्न्ड बाय ₹140 एज जीएसटी, या इन द नेम ऑफ जीएसटी बोलूंगा मैं यहां पर, है ना, इन द नेम ऑफ जीएसटी। यहां पे कोई जीएसटी डायरेक्टली हमारा कंज्यूमर नहीं दे रहा। गवर्नमेंट डांसेस विद ₹140 एज जीएसटी। अब गवर्नमेंट क्या करती है, आपस में बंटवारा भी कर लेती है। और ये ध्यान रखिएगा कि ₹140 का आधा आधा नहीं होगा कि एसजीएसटी ने ले लिया 140 का आधा और सीजीएसटी ने ले लिया 140 का आधा, ऐसा नहीं। अभी और एग्जांपल देखेंगे तो इससे भी ज्यादा डिटेल्ड है इसका जो बंदर बांट रुपए का होता है। लेकिन हां, ये हमेशा वैलिड रहेगा कि कस्टमर की जेब से 140 रुपए फूकेंगे और वो गवर्नमेंट की जेब में चले जाएंगे इन दो रास्तों से, ठीक है। और इसकी जेब से भी जीएसटी के नाम पे एक्चुअली में कुछ नहीं जाएगा, और रिटेलर की भी जेब से जीएसटी के नाम पे एक्चुअली कुछ नहीं जाएगा। ये चीज पहले भी होती थी, लेकिन पहले क्या होता था, होलसेलर और रिटेलर इनको भी टैक्स पर टैक्स इस तरह देना पड़ता था, तो बहुत सारे बिजनेसेस डंप हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। तो जीएसटी ने कोशिश की है कि वो पुरानी प्रॉब्लम्स खत्म करें, और कस्टमर तो वैट के टाइम पे भी बहुत परेशान था, और यहां पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ट्रैक रख रही है कि आप कितना, अरे भाई डीलर कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, लाओ हमें जीएसटी। ए भाई होलसेलर कितना प्रॉफिट कमा रहे, कितने बड़े बड़े दाम पे बेच रहे हो तुम, है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस बहुत ज्यादा, लाओ जीएसटी। तो इस तरह से, इसीलिए बहुत, जब जीएसटी आया था तो इन लोगों ने बहुत विरोध किया था, इन लोगों ने, और कस्टमर अपना बैठ के टीवी देख रहे थे। जबकि जीएसटी आने से जो अगर कोई लॉस होता है, वैसे लॉस तो नहीं होगा, लॉन्ग रन में लॉस नहीं होगा, मैं ये बोलूंगा, ठीक है। जो चीजें महंगी होगी, ये तो है ही, ये टाइम अगर बढ़ता जाएगा तो चीजें महंगी होगी, लेकिन अब जीएसटी से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ने की वजह से फिर धीरे धीरे जो इन्फ्लेशन की वजह से बहुत, और टैक्सेस, इन्फ्लेशन प्लस टैक्सेस की वजह से बहुत ज्यादा दाम बढ़ रहे थे, वो थोड़े से कंट्रोल होंगे, लेकिन नीचे कभी नहीं जाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि पहले वैट लगा था अब जीएसटी आ गया तो अब क्या है, दाम घटने लगेंगे, जैसा बीजेपी सपोर्टर कहते हैं। भक्त मत बनिए, आप एक समझदार व्यक्ति बनिए, और समझदार व्यक्ति के हिसाब से आपको लगेगा कि नहीं यार, चीजें धीरे धीरे तो महंगी होंगी, लेकिन जीएसटी से शायद रेट ऑफ इंक्रीमेंट को हम लोग थोड़ा सा कम कर दे। अगर मान लीजिए ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो समय के साथ क्या होता, वैट अगर आता तो वैट अगर चलता रहता तो रेट्स बढ़ते चले जाते, लेकिन जीएसटी आने की वजह से क्या हुआ, जीएसटी थोड़ा बाद में आया, तो जीएसटी की वजह से जो रेट हैं वो शुरू में इसको क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन बाद में हो सकता है ये जो, और मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ने की वजह से बाद में ये इससे भी नीचे चला जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो रेड ग्राफ जो है वो जीएसटी का है, और ब्लैक ग्राफ जो है वो पुराने ओल्ड टैक्सेस का है, जैसे कि वैट। तो ये मेरा मानना है कि जीएसटी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होगा, अभी तो लेकिन कॉस्ट शूट अप होते हुए दिख रही है।